शरीर में नाड़ियों को विशेष महत्व है। नाड़ी शरीर के उन सूक्ष्म रास्तों को कहा गया है जिनसे प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। स्थूल शरीर में नाड़ियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, लेकिन हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मनुष्य शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियों को नस या धमनी समझने की भूल ना करें। नाड़ियां शरीर में प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वीर्य और कुंडलिनी जैसे सूक्ष्म ऊर्जाओं का संचार कराती हैं। नाड़ियों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, यानी अगर आप शरीर को काटकर इन्हें खोजने का प्रयास करें तो आप इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। 72,000 नाड़ियों में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदरी और यशस्विनी, इन 14 नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इनमें भी प्रमुख 3 नाड़ियां हैं। इड़ा जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और सुषुम्ना नाड़ी आज भले आधुनिक विज्ञान नाड़ियों के अस्तित्व को नकारता है। मगर जैसे जैसे आप अधिक सजग बनने लगते हैं, आप महसूस करेंगे शरीर में ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजरती है। प्रमुख नाड़ियां। मलमार्ग एवं मूत्रमार्ग जहां से पृथक होते हैं, उसी संधि के पास कुंडलिनी रहती हैं, जो समस्त नाड़ियों को जन्म देती हैं। शरीर के 14 प्रमुख नाड़ियों में 7 ऊपर को जाने वाली और 7 नीचे को जाने वाली होती हैं। अलंबुषा मलमार्ग से शुरू होकर मूलाधार चक्र से होते हुए मुंह में खत्म होती है। यह नाड़ी उन अंगों में ऊर्जा का संचार करती है जो दूषित पदार्थों को शरीर से निष्कासित करते हैं। गांधारी मूलाधार से शुरू होकर अंजना चक्र में समाप्त होती है। यह दाहिनी आंख को ऊर्जा प्रदान करती है। हस्तजिह्वा मूलाधार से शुरू होकर मणिपुरा चक्र तक जाने वाली यह नाड़ी शरीर के दाहिने अंगों में ऊर्जा का संचार करती है। इड़ा दाहिने ओर से शुरू होकर मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए दाहिने नाक में खत्म होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। यह ठंडा और स्त्रियोचित गुणों वाला होता है। यह स्नेह, प्यार, दयाभाव जैसे गुणों को बढ़ाता है। कुहू मूलाधार चक्र से शुरू होकर स्वाधिष्ठान तक जाती है। यह जननांगों में ऊर्जा का संचार करती है। पयस्विनी दाहिनी ओर से शुरू होकर पूषा और सरस्वती नाड़ी के साथ बाहिने कान तक जाती है। यह पिंगला की सहायक नाड़ी है। पिंगला बाहिने ओर से शुरू होकर मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए बाहिने नाक में खत्म होती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह गर्म ऊर्जा और पुरुषोचित गुणों वाला होता है। यह चेतना, तार्किक, लॉजिक, एनालिटिक गुणों को बढ़ाता है। पूषा मूलाधार चक्र से शुरू होकर अंजना चक्र तक जाती है तथा बाहिने नेत्र में ऊर्जा का संचार कराती हैं। सरस्वती मूलाधार चक्र से शुरू होकर विशुद्धि चक्र में खत्म होती है। यह जीभ, मुंह और गले को शक्ति प्रदान करती है। शंखिनी मूलाधार चक्र से शुरू होकर अंजना चक्र तक जाती है। यह दाहिने कान में ऊर्जा का संचार कराती है। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रा चक्र में विलीन होती है। इससे मध्य या मुख्य नाड़ी भी कहते हैं, जिससे प्राण अन्य नाड़ियों में प्रवाहित होता है। वारुणी मूलाधार से शुरू होकर अनाहत चक्र में समाप्त होती है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कराती है। विश्वोदरी मूलाधार से शुरू होकर मणिपुर में समाप्त होती है। पाचन तंत्र में ऊर्जा का संचार कराती है। यशस्विनी मूलाधार से शुरू होकर मणिपुरा चक्र में समाप्त होती है तथा दाहिने अंगों में ऊर्जा का संचार कराती है। इस प्रकार शरीर में स्थित 14 भुवन तक ये 14 नाड़ियां विस्तारित है, जिनका क्रम निम्न प्रकार से है: भू, भुव, स्व, मह, तप एवं सत्यलोक। ये ऊपर के लोक है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल है। अर्थात कुंडलिनी तक सबको आना या वहीं आकार समाप्त हो जाना है। नाड़ियों का संबंध इंद्रियों से होता है। इंद्रियां मन से संचालित होती हैं। मन की आज्ञा के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे कार्य होता है, उसकी सूचना नाड़ियां कुंडलिनी तक पहुंचाती हैं और उसके बाद कुंडलिनी उसका उचित अनुचित निर्णय लेकर उन संग्रहित सूचनाओं के ऊपर निर्णय लेती हैं।
अर्थात जब इंद्रियों के विक्षोभ को नाड़ियां कुंडलिनी तक पहुंचाती हैं, तो उनके द्वारा एकत्र पूर्ववर्ती सूचनाओं में हलचल या विक्षोभ उत्पन्न होता है, और जब यह विक्षोभ दूषित हुआ तब यह तीनों पदार्थों से बना तत्व या पदार्थ अधिसंग्रहण द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कान के द्वारा सुना गया कोई अपशब्द पूंजीभूत होकर ज्ञानेंद्रियों की सहायक वाहिकाओं द्वारा मन को पहुंचाया जाता है। मन को इससे अपनी प्रतिष्ठा पर ठेस लगता है। मन तत्काल इसके विपरीत प्रतिक्रिया के लिए संबंधित नाड़ियों से सूचना कुंडलिनी के पास घिरा आवरण तदनुरूप द्रवित अन्य पदार्थ का रूप धारण कर संबंधित या उस कार्य के लिए नियुक्त नाड़ी के माध्यम से मन को वापस किया जाता है, और मन के द्वारा तत्काल संबंधित कर्मेंद्रिय जैसे झगड़ा करने के लिए हाथ या मुंह को आदेश दिया जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी के पास एकत्र पदार्थों का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। यदि सारे पदार्थ अपना आवरण कुंडलिनी पर से हटा दें, तो कुंडलिनी पर पड़ा दबाव स्वरूप बोझ समाप्त हो जाएगा है, और कुंडलिनी हल्की होकर ऊपर उठते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र होते हुए ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थिर हो जाती है। जब तक कुंडलिनी पर विविध नाड़ियों द्वारा एकत्रित संवेदनाओं, सूचनाओं का बोझ लदा रहेगा, कुंडलिनी वहीं दबी रहेगी और मनुष्य विविध दुष्चक्र में फंसा रह जाता है। 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी शरीर के विविध अंगों से विविध संवेदनाओं या सूचनाओं या आज्ञाओं को छोटी छोटी नाड़ियां एकत्र करके अपने से श्रेष्ठ उपर्युक्त 14 नाड़ियों तक पहुंचाती हैं। ये 14 नाड़ियां उन अपन सहायक छोटी नाड़ियों से इन सूचनाओं को एकत्र कर अपने से श्रेष्ठ प्रधान नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को प्रदान करती हैं। इन सब को सुषुम्ना एकत्र कर कुंडलिनी पर आवरण स्वरूप कवच के रूप में उसे ढकी रहती हैं। ईड़ा नाड़ी फेमिनिन और क्रिएटिव प्रिंसिपल, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। यह स्त्रियोचित गुणों वाला होता है। यह सुषुम्ना के दाहिने ओर से प्रवाह होता है, जो मेरुदंड के मूल से शुरू होकर पिंगला नाड़ी के साथ अंजना चक्र तक आती हैं और दाहिने नाक में समाप्त होती हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग सफेद होता है। चंद्रमा के समान शांत ऊर्जा वाला, जिन व्यक्तियों में ईड़ा नाड़ी अधिक संतुलित होती है, उनमें अधिकतम स्त्रियोचित गुणों का विकास होता है तथा पुरुषोचित गुणों की कमी रहती है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह सूर्य के समान गर्म ऊर्जा और पुरुषोचित गुणों वाला होता है। यह सुषुम्ना के बाहिने ओर होता है तथा ईड़ा की सहायक होती है। मेरुदंड से शुरू होकर ईड़ा और पिंगला नाड़ी सभी चक्रों में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अंजना चक्र से होकर पिंगला नाड़ी बाहिने नथुने में खत्म होती है। पिंगला नाड़ी से प्राण ऊर्जा की शुरुआत होती है। इसका रंग लाल होता है। इसे सूर्य से संबंधित माना जाता है। जिन व्यक्तियों में पिंगला नाड़ी अधिक संतुलित होती है, उनमें अधिकतम पुरुषोचित गुण होते हैं, जैसे साहस, शौर्य, पराक्रम। सुषुम्ना नाड़ी विनीत, इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है। उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। वह एक तरह से शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए तरह का संतुलन पा लेते हैं। इससे आपके अंदर एक विशेष स्थान होता है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होता, जिस पर बाहरी स्थितियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहां भी रहे वहीं का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कोई चीज आपसे चिपकती नहीं है। आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का साहस सिर्फ तभी करते हैं जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। राजयोग, पतंजलि योग में जब मन को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से स्थिर किया जाता है, तब सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। नाड़ी योग विज्ञान, ईड़ा और पिंगला जीवन के बुनियादी द्वैतता का प्रतीक हैं, जिसे हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति अथवा पुरुषोचित और स्त्रियोचित भी कहते हैं। यह हमारे 2 पहलू लॉजिक, तर्क, बुद्धि और सहज ज्ञान हो सकते हैं तथा जीवन की रचना भी इसी के आधार पर होती है। सृजन से पूर्व सब कुछ अपने मौलिक रूप में होता है। इसमें कोई द्वैत नहीं होता, मगर सृजन के साथ उसमें द्वैतता आ जाती है। यहाँ पुरुषोचित और स्त्रियोचित लिंग भेद या शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के कुछ खास गुण हैं जिन्हें पुरुषोचित और स्त्रियोचित कहा जाता है।
आप पुरुष हो सकते हैं, मगर यदि आपकी ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आप में स्त्रियोचित गुण हावी हो सकते हैं। इसी तरह पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय होने पर पुरुषोचित गुण हावी हो जाते हैं। जब आप दोनों नाड़ियों ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बना लेते हैं, आप प्रभावशाली बनने लगते हैं। आप जीवन के सभी पहलुओं को समझने और अच्छी तरह संभालने लगते हैं। अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में जीते और मर जाते हैं। मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। मानव शरीर विज्ञान में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुताबिक जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। श्वास जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार श्वास अगर दाहिने नथुने से निकल रही हैं, तो यह श्वास पिंगला अर्थात सूर्य स्वर है। यह श्वास गर्म होती है। इसके विपरीत बाहिने नथुने से निकल रही श्वास ईड़ा अर्थात चंद्र स्वर है। यह ठंडी होती है। दोनों के मध्य सुषुम्ना का स्वर प्रवाह होता है, अर्थात जब श्वास दोनों नथुनों से श्वास निकलने लगे तो यह सुषुम्ना स्वर है। उपरोक्त श्वास के निकलने की तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य अवस्था में नाक के एक ही छिद्र से हवा का आवागमन होता रहता है, कभी दायां तो कभी बायां। कुछ समय के लिए दोनों छिद्रों से श्वास निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने से दोनों नथुनों से श्वास चलने लगती है। बाईं तरफ से सांस का आवागमन हो रहा है, यानी ईड़ा नाड़ी में वायु प्रवाह हो रहा है। इसके विपरीत दाईं नाड़ी पिंगला है। नाड़ियों को कैसे खोला जाए? नाड़ी शोधन के द्वारा बंद नाड़ियों में भी ऊर्जा का संचार कराया जाता है, जिसके लिए स्वर योग और स्वर साधना का उपयोग किया जाता है। आप अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को स्वर योग विशेष श्वसन क्रियाओं के माध्यम से खोल सकते हैं। जब बाहिना स्वर चल रहा होता है, अर्थात बाहिने नथुने से श्वास चल रही होती है, तब पिंगला नाड़ी में ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। इसी प्रकार ईड़ा नाड़ी दाहिने स्वर से खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हमें उस अवस्था में पहुंचना होगा जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलित रूप से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। यह सब तभी होगा जब आप ईड़ा और पिंगला तथा इनसे संबंधित छोटी बड़ी नाड़िकाओं का शोधन कर लेंगे। जब ऐसा हो जाएगा, तब सुषुम्ना से कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठने लगेगी। योग का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे अक्सर समाधि की अवस्था में प्राप्त किया जाता है, और यही पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है। योग के अनेक विधियां जैसे आरंभिक शुद्धि, सत्कर्म, योगिक सील, मुद्रा, विजुलाइजेशन, सांसों को रोकना, प्राणायाम, मंत्र उच्चारण सभी मिलकर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में प्रवाह होने में मदद करते हैं। नाड़ी योग का महत्व प्राचीन भारत में ही नहीं अपितु अभी भी महत्वपूर्ण है। इनसे ही प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।